लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर को ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, 50-50 हो चुका है ऑलमोस्ट, नॉन स्मोकर स्मोकर। अगर मुझे कोई डायग्नोस हो गई तो उसके बाद तो स्मोकिंग बंद करना वेस्ट है, क्योंकि अब तो बीमारी हो ही गई है। नहीं, so smoking has to be stopped the day you find out that you have a disease। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैडम? उनके पास हर चीज के लिए टाइम है, बट अपनी हेल्थ के लिए उनके पास ना ही टाइम है। टीबी जेनेटिक होती है? जेनेटिक नहीं है, हमारी हवा में है। एक बार मुझे टीबी की वैक्सीन लग गई तो अब मुझे टीबी नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। खांसी अगर नहीं आ रही है तो लंग कैंसर नहीं है? सबसे कॉमन सिम्टम लंग कैंसर का कई बार होता है कोई सिम्टम ना होना। आज आपके ही पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, ब्रीदिंग इज किलिंग अस। कार्डिक कॉजेस, वन ऑफ द मेन कॉजेस इज एयर पोल्यूशन। ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो आपके पोल्यूशन में इस टाइम पे छोड़ा हुआ है? क्या मैं ये मानूं कि फिर तो हम में से किसी को भी लंग कैंसर हो सकता है? 100%। कोई जो भी इस समय पॉडकास्ट देख रहा है, we all are exposed। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं, वो मिथ्स, वो सब कुछ टूट चुका है। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि लाइफस्टाइल हमारी हेल्दी हो जाए। कम से कम इतने जागरूक मुझे लगता है हम में से हर कोई हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप जैसा सोचते हैं आंकड़े वैसा नहीं दिखा रहे हैं, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको ऐसा लगता है कि आप स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन असलियत में स्मोकिंग जितना ही खतरा हर रोज आप इनहेल कर रहे हैं, तो मतलब नॉन स्मोकर की श्रेणी में तो आप बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको यह कहूं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि टीबी मुझे नहीं हो सकता, या चूंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं तो कैंसर का खतरा मुझे नहीं है, तो भी आप गलत हैं। अगर आपने घर में एयर प्यूरिफायर लगवा लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब तो पोल्यूशन का खतरा नहीं है मेरे या मेरे परिवार के ऊपर, तो भी आप गलत हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लंबी लिस्ट है, जिसके चलते बढ़िया आपके जीवन की जो गाड़ी चल रही है अचानक से उसकी क्रैश लैंडिंग हो सकती है। ये सब ना हो इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट हमने रखा है। बहुत सारे सवाल मेरे पास इस वक्त मोबाइल में हैं और एक एक करके उन सारे सवालों को मैं हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनसे पूछने जा रही हूं। तो चलिए मिलकर के शुरुआत कर लेते हैं और बोर्डिंग पास दे देते हैं आज के इस सफर का। हर्षवर्धन पुरी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी लंग सर्जन हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शालिनी जी। ये जितना इंट्रोडक्शन में मैंने चीजें बोली हैं, बातें बताई हैं कि हम में से हर किसी को ये लगता है कि भाई हमारी तो हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, लेकिन ये मिथ आज के इस एपिसोड में आप बस्ट करने वाले हैं। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल से हाँ। एक एक जवाब निकलेगा और उससे पता चलेगा कि क्या सच में हम हेल्दी हैं, क्या सच में हम एक अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, मीडियोकर है, कैसा है। दिल्ली की हवा के लिए हमेशा कहा जाता है कि बहुत प्रदूषित है, यहाँ का AQI लेवल बहुत बुरा है, टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी खबरें चल रही होती हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, तो क्या दिल्ली वालों को छोड़ करके बाकी इंडिया का AQI ठीक है और वहां पर जो लोग हैं वो निश्चिंत हो जाए? पहला मिथ कि लोग दिल्ली की तरफ मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा देखते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं, आप सब मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, कि दिल्ली राजनीतिकली बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वाइब्रेंट एरिया है, इसलिए शायद दिल्ली हमारी नज़रों में हमेशा आ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम दिल्ली की ये है कि जब ये लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है अगस्त सितंबर के बाद से लेके जनवरी तक, तो इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एयर पोल्यूशन फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है अब नाउ। आप अगर आंकड़े देखेंगे बहुत सारे अभी जो एयर पोल्यूशन का आया है, 15 जो सबसे पोल्यूटेड दुनिया में शहर हैं उनमें दिल्ली भी है, लेकिन उसके साथ कानपुर भी है, लखनऊ भी है। सो ये पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा एक लो प्रेशर जोन बनता है और उस टाइम पराली जलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन दिखना शुरू होता है। सो पहला मिथ ये कि सिर्फ दिल्ली की हवा पोल्यूटेड, ऐसा नहीं है। पूरा नॉर्थ इंडिया या इनफैक्ट अगर आप मानेंगी पूरे ही इंडिया का AQI जो होता है इस टाइम पे खराब होता है। श्रीनगर को आप क्या मानती हैं? बहुत क्लीन। हाँ, हम तो ऐसे अभी लास्ट AQI 113 था उसका, जो WHO स्टैंडर्ड से बहुत ही पुअर है। ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कि दूसरा मिथ जो बहुत कॉमनली आपने बोला कि सिर्फ सर्दियों में पोल्यूशन होता है, मतलब ऐसा लगता है हम लोगों को कि बस ये जो 2-4 महीने हैं पोल्यूशन इस टाइम का प्रॉब्लम है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप गर्मियों में भी देखेंगी तो AQI हमारा 200, 250 के करीब रहता है।
इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से जब हम देखते हैं वो स्मॉग की वजह से वो सारा का सारा पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा हमारे अर्थ के करीब होते हैं, तो हमको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी बिल्डिंग्स गायब होना शुरू हो जाती हैं सुबह आपके आस पड़ोस की। तो लोगों को लगता है कि आ गया पोल्यूशन, आ गया पोल्यूशन। इट्स ये पूरे साल की प्रॉब्लम है, ये पूरे भारत की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है। तो बाकी जितने भी व्यूवर्स दिल्ली को छोड़ के हैं ना, सबसे पहले तो वो मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन कौन से शहर से हो और कहाँ से अभी हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हो। और फिर आप कहीं के भी, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, किसी भी आप अगर एरिया के हैं तो पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा मत सोच लीजिए कि AQI तो दिल्ली वालों का ख़राब है तो हम देख के क्या करेंगे। आप लंग सर्जन हैं तो उसकी बात तो हम करेंगे आपसे आगे, लेकिन पोल्यूशन के चलते सिर्फ लंग्स ही खराब होते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको आज पूछता हूँ, जैसे मैं एक लंग सर्जन हूँ और लंग सर्जन आपके पॉडकास्ट पे आया तो आपने सबसे पहला सवाल ही उसको एयर पोल्यूशन का पूछा। यहाँ तो समझ आ गई हमें कि ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं। कौन इग्नोर करता है मैं आपको बताता हूँ। मैं, आप, पॉलिटिकल पार्टीज, मैनिफेस्टोज, हर जगह आप देखेंगे कोई भी जो पावर में है वो पोल्यूशन की बात ही नहीं करना चाहता। कुछ साल पहले हमें एक रिप्रेजेंटेशन देने का हुआ था, एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में थी उस टाइम पे। सो क्रैकर्स के ऊपर बहुत उस टाइम पे वो चल रहा था, तो वहाँ पे हमने जब कुछ फैक्ट्स दिखाए, अपनी कुछ स्टडीज़ दिखाई, कुछ शोध दिखाए, उन्होंने सिरे से हमारी बात खारिज कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जस्ट आप ऐसे ही बोल रहे हैं। इंडिया की स्टडीज़ कहाँ है, हिंदुस्तान में शोध कहाँ हो रहे हैं। अगर जो थे हमारे जो हेड हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, उन्होंने संबोधित किया और कहा कि सर जब तक शोध आएंगे आप, मैं, हम सब एक्सटिंक्शन की उसके ऊपर आ चुके होंगे, तब हिंदुस्तान से शायद शोध आना स्टार्ट होंगे। तो फिर हमें लगा कि क्या करें, लोगों को कैसे जागरूक करें। तो हमें लगा कि डॉक्टर जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा लोग उनकी बात सुनते हैं। जैसे मैं अभी आया, मैंने आपके सुपुत्र को कहा कि बेटा ये चिप्स मत खाओ, तो वो एकदम डर गया कि नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला है शायद मुझे नहीं खाने चाहिए। सो इसी धारणा को लेके फिर हम लोगों ने डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर एक मुहिम चलाई, जो लंग केयर फाउंडेशन, मैं उसके साथ भी एसोसिएटेड हूँ, मैं वहाँ का चीफ मेडिकल एडवाइज़र हूँ। तो हमने क्या किया, हिंदुस्तान के कई शहरों में जहाँ ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ के डॉक्टर्स को इकट्ठा किया, उनको समझाना शुरू किया कि पोल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। वो जानते थे बट हमने उनको फैक्ट्स, फिगर्स, प्रेजेंटेशंस के साथ समझाना शुरू किया और उनको कहा कि अपने पूरे के पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अपने मेयर्स वगैरह सबसे शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से जुड़ें। तब हमें जाके ये चीज़ें, जब हमने शोध खुद पढ़ने स्टार्ट किए, तब हमें समझ आया कि जो दिल्ली में हम बैठे हुए हैं अपने OPD चैम्बर में, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है। और इसे जुड़े कैसे मैम, मैं आपको बताता हूँ। आप तो अपने लंग्स को कभी नहीं देख सकते, भगवान ना करे किसी को देखना पड़े, चोट लग जाए और देखना पड़े, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान के कई लंग्स को रोज़, मेरे जो हेड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, हम बहुत बड़ी टीम है थोरेसिक सर्जरी की, हम रोज़ छाती के अंदर स्कोप डालते हैं या फिर छाती को खोलते हैं और सबके लंग्स को देखते हैं, चाहे वो पहाड़ों से लोग हों, चाहे साउथ से हों, नॉर्थ से हों, नॉर्थ ईस्ट से हों। तो हमें ये पता चलता है कि लंग्स में बदलाव क्या आ रहे हैं। तो जब 1980-1990 के दशक में ये थोरेसिक सर्जरीज हुआ करती थी, प्रोफेसर कुमार जब एम्स में किया करते थे, तो वो बताते हैं कि जितने भी लंग्स दिल्ली के आते थे, चाहे वो 40s में होते थे, 50s में होते थे, तो वो पिंकिश कलर के होते थे, थोड़े बहुत कार्बन डिपॉजिट्स होते थे, बट यूजली दे वर पिंक। अब इस समय पे 14-15 साल के जो बच्चे हैं, जिनके ऊपर कई बार हमको किसी बीमारी की वजह से ऑपरेट करना पड़ता है, उनके लंग्स में भी बड़े बड़े कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं। आपको 14-15 ईयर के बच्चों की टीनेज की आप बात बता रहे हैं। I'll show you फोटोग्राफ। ये एक 14 साल के बच्चे का लंग है, इंडिया के ही एक पार्ट से जहाँ AQI बहुत कम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और ये एक 14 साल के नॉर्थ इंडिया के बच्चे का लंग है। आप दोनों में डिफरेंस साफ दे सकती हैं। और ये एक 40 साल के नॉन स्मोकर का लंग है दिल्ली से। सो ये जो कालापन है, ये भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये हमारा डेवलप किया हुआ है। पर सांस तो लेंगे ही, सांस लिए बिना कहाँ जाए। तभी हम कहते हैं कि ब्रीदिंग इज किलिंग अस। लोग कहेंगे आपको कि क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ब्रीदिंग इज द सोर्स ऑफ लाइफ, हम जीते ही ब्रीदिंग की वजह से। बट आज आपके ही पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस पोल्यूटेड एरा में सांस ले रहे हैं,
सो आप अपने आप को मार भी रहे हैं. सो ब्रीदिंग इज किलिंग अस. ये हैरान करने वाला है क्योंकि हमेशा से तो वही, जैसा आपने कहा, हमने तो यही सुना है ना कि जो वायु है वही प्राण का जरिया है. जी, तो बिल्कुल. अब तो मतलब तो मैं ये समझ सकती हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलूँ कि देखो सांस तो लेना ही है, उसके बिना तो गुजारा हो नहीं सकता है. लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से ये समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम कैसे डिटॉक्सिक कर सकते हैं अपने लंग को, या कोई उपाय भी इसका है क्या, या हम कैसे समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें. देखिए, कोई क्या सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं? लोग पूछते हैं कि जो एयर है वो पोल्यूटेड है, मतलब ये हमें पता कैसे चले. AQI लेवल्स, PM 2.5, PM 10, आप बहुत कॉमनली आजकल ये सब सुन रहे होंगे. तो PM 2.5 बेसिकली क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कण जो हवा में घूम रहे होते हैं. 2.5 को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. जो हमारा बाल है, हेयर है, वो 60-70 माइक्रॉन्स के करीब होता है. तो ये जो कण है ये 2.5 माइक्रॉन के हैं. तो आप सोचिए कितने छोटे हैं. ऐसा ही एक पार्टिकल होता है PM1, वो 1 माइक्रॉन का होता है. और PM 10 जो 10 माइक्रॉन्स का है. जो ये 10 माइक्रॉन के पार्टिकल्स होते हैं ये हमारी श्वास नली, गले में ये वहाँ जाके बैठ जाते हैं. आपने देखा होगा जैसे ही ये पोल्यूशन का टाइम आता है हमारी आंखों में इरिटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, हमें हल्की कफ होना स्टार्ट हो जाती है, हमारा गला भारी होना स्टार्ट हो जाता है. सीजन्स की चेंज के साथ माइक्रोबियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं. ये सब PM 10 की वजह से होते हैं. फिर भी मैनेजेबल, बहुत आराम नहीं, से. हमें ऐसा लगता है कि मौसम बदल रहा है तो शायद उसकी वजह से सर्दी, जुकाम, कफ ये होना शुरू हुआ है. वो एक कारण है. हाँ. बट इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो एयर पोल्यूशन है, बहुत बड़ा कारण. दूसरी प्रॉब्लम जो PM 2.5 और PM 1 की वजह से होती है वो आप जानने की कोशिश करें. अब आपने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो आपने कहा कि हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं. ऐसा नहीं है मैडम. हमारी शरीर का हर एक अंग, आपके बालों से लेके आपके नाखून तक एयर पोल्यूशन से इफेक्ट होता है. आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं आपको. हेयर लॉस बहुत कॉमन है आजकल, हर जगह हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स खुल गए हैं. ठीक है. वन ऑफ द कॉजेज इज एयर पोल्यूशन. ओबेसिटी, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारे बच्चों का वजन बढ़ रहा है. लॉट्स ऑफ स्टडीज टू प्रूव दैट एयर पोल्यूशन इज द कॉज, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑब्सोलेजेंस. आप आजकल देखती होंगी छोटे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ADHD जिसको एक बीमारी कहते हैं, जिसमें अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं. उनका IQ लेवल थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है. आप टीचर के पास जाएं, पेरेंट टीचर मीटिंग में, वो बोलते हैं जी आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. वन ऑफ द कॉजेज इज एयर पोल्यूशन. एक स्टडी हुई थी चाइना में जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कुछ बच्चे लिए उन्होंने, कुछ बच्चे जो मेन हाईवे के बहुत करीब रहते हैं और कुछ बच्चे जो थोड़ा गांव की तरफ रहते हैं, और उन दोनों बच्चों का IQ लेवल टेस्ट किया था. तो जो बच्चे हाईवे के पास रहते हैं उनका IQ लेवल उनसे कम है. सो पोल्यूशन इज द कॉज. ठीक है. लोग सोचते हैं लंग्स आर द ओनली ऑर्गन इफेक्टेड. आपने बहुत अभी कॉमनली मीडिया में न्यूज़ सुनी होंगी कि सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. कार्डिक कॉजेज, वन ऑफ द मेन कॉजेज इज एयर पोल्यूशन. Cognitive disorders, one of the main causes is air pollution. Gut disorders, skin irritations, eye, hair. आप किस चीज़ की बात करती हैं कि ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो आपके पोल्यूशन ने इस टाइम पे छोड़ा हुआ है? शुरू में आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ये मत समझिए कि आप सिगरेट नहीं पी रहे. तो एक कैलकुलेशन है जो कहती है कि 22.5 जब PM 2.5 लेवल होता है वो एक सिगरेट के बराबर होता है. आज दिल्ली का PM 2.5 कितना है? 220. ठीक है. सो आज सुबह से मैं और आप कितनी सिगरेट पी चुके हैं? 10 सिगरेट पी चुके हैं. और छोड़िए मुझे और आपको, हम एडल्ट्स हैं, आप अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ काफ़ी जी भी चुके हैं. आप वो सोचिए वो छोटा बच्चा जो आज सफदरजंग हॉस्पिटल या लीलावती हॉस्पिटल या कोई भी अच्छा हॉस्पिटल कह लीजिए, मेदांता में पैदा हुआ है, वो जब सुबह उठ के उसने पहली सांस ली अपनी इस दुनिया में, तो अभी तक वो शाम तक 5 से 6 सिगरेट पी चुका है. ये है जो हमने अपने बच्चों को गिफ्ट दिया है. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटी जो अभी बच्चे आज सुबह से पैदा हुए हैं उनको दिया है हमने. तो स्मोकर मैं और आप नहीं है, वो नवजात शिशु है जो आज सुबह पहली सांस ली है उसने यहाँ की हवा में. So facts मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं पॉडकास्ट करूँगी तो मैं आपसे लंग्स को कैसे हेल्दी रखें और उसके सिम्टम के बारे में पूछूंगी, लेकिन ये इतनी लंबी लिस्ट है. और ओबेसिटी जैसी चीज़ तो मुझे लगता है हमें से कोई सोच नहीं सकता. भी नहीं है. मैं शायद एक बार अगर आपको बॉल्डनेस है या दूसरी बीमारी, मैं सोच सकती हूँ कि हाँ पोल्यूशन से शायद हो सकता होगा. ओबेसिटी
मोटापा हमें पोल्यूशन की वजह से मिल रहा है। अच्छा चलिए आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। हमारे भारत में लंग कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं मैडम। जब हम 80s की अपनी OPDs कंपेयर करते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, गंगाराम हॉस्पिटल हमारा नेक्स्ट स्टॉप था हमारी टीम का, और अब मेदांता हॉस्पिटल में है। ये जर्नी है डॉक्टर अरविंद की और हमारी उनके साथ। सो जब हम अपनी OPDs कंपेयर करते हैं 1980s 90s से, तो हमारी OPD में जब लंग कैंसर का पेशेंट आता था उस टाइम पे, ये हमारे पास डाटा है, हार्ड स्ट्रॉन्ग डाटा है, हमारे एक PG का थीसिस है ये। सो उसमें हमने क्या दिखाया मैडम, 1980 में जब लंग कैंसर का पेशेंट हमारे यहाँ आता था, वो मेल होता था मोस्टली, कम से कम 90%, क्योंकि शायद वो स्मोक करते थे। हाँ। और वो स्मोकर होता था, और उसका एज ग्रुप जो होता था वो 60+ होता था। ये नॉर्मल ऑकरेंस क्योंकि था। स्मोक करते करते तब जाकर 20 से 30 साल की स्मोकिंग के बाद लंग्स खराब होना स्टार्ट हुए। 60 साल के मेल में लंग कैंसर हुआ, कॉमन सिनेरियो, ठीक है। अब पिछले 5 साल में हमारी OPDs में 40-60 रेशियो में फीमेल्स और मेल्स आने लगे हैं। 60% मेल और 40% फीमेल्स। दूसरा प्रॉब्लम, जो एज ग्रुप 60+ था वो 40s में आना स्टार्ट हो गया है। मेरा सबसे यंगेस्ट पेशेंट जो है, मेदांता में एक पेशेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर 19 साल की लड़की थी, जिसने अपनी सिगरेट, आज तक उसकी फैमिली और उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, वो स्टेज 4 लंग कैंसर के साथ प्रेजेंट की है। लोग कह सकते हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट उसके बाद भी हमने कई 20, 24, 25, 26 साल के यंग लोग जिन्होंने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उनमें भी लंग कैंसर देखा। ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम कि ऑलमोस्ट 50% हो गया है हमारा डाटा नॉन स्मोकर और स्मोकर्स के बीच में लंग कैंसर का। इट वॉज अ डिजीज ऑफ स्मोकर्स। हम मानते ही नहीं थे, हम पहली हिस्ट्री ये लेते थे कि आप सिगरेट पीते होंगे, छुप के पीते होंगे, फैमिली वाले बोलते नहीं भैया हाथ नहीं लगाते, अगर छुप के पीते होंगे। अब अगर कोई कहता है, तो अगर उससे पूछो, वो कहता है डॉक्टर साहब ना मैंने, ना मेरे परिवार ने, ना मेरे पिता ने एक्टिव पैसिव कोई स्मोकिंग नहीं की है, मुझे बताइए लंग कैंसर क्यों हुआ है। इसी टाइम पे बहुत सारे शोध दुनिया में हो रहे थे जब ये हो रहा था हमारे साथ। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी, मैं डराना नहीं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आपने डेटा ऐसा दिया है, तो क्या मैं ये मानूं कि फिर तो हम में से किसी को भी लंग कैंसर हो सकता है? 100%। कोई जो भी इस समय पॉडकास्ट देख रहा है, we all are exposed। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं, वो मिथ्स, वो सब कुछ टूट चुका है। गॉड, अब वही मैं आपको बता रहा था कि 50% है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसी टाइम पे कई शोध दुनिया में हो रहे थे जो लंग कैंसर के इंसिडेंट्स को स्टडी कर रहे थे। अब आप बहुत कॉमन चीज़ आपको समझाता हूँ मैं। सिगरेट आपने देखी है, सिगरेट के एक उसके अंदर 70 कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, वी ऑल नो, बहुत सारे शोध हो चुके हैं। जब उसी तरह से एयर, जो पोल्यूटेड एयर है, उसके सैंपल्स को लिया गया, सो बहुत सारे जो कार्सिनोजेंस उस 70 के बराबर के ऑलमोस्ट हमारी पोल्यूटेड एयर में मिले। सो आप सोचिए, आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए हमें ये सोचने के लिए कि सिगरेट के स्मोक में और पोल्यूशन के धुएं में कोई फर्क नहीं रह गया। फर्क क्या है कि सिगरेट आप अपनी मर्जी से हाथ में लेके जलाना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। ये धुआं आप 25,000 बार सुबह से शाम तक अपनी दिन में ले रही है, क्योंकि आप 25,000 बार सांस ले रही हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। इट इज इनएविटेबल, इट हैज टू बी मेंट। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक्स में जाके अपने, ताकि हम बच सके। और कब करना है, लोग मुझे पूछते हैं अब इसका सोल्यूशन तो अगले 4-5 साल 10 साल में सरकारें आएंगी होगा। इसका सोल्यूशन 10 साल पहले होना चाहिए था। हम पहले ही 10 साल लेट हो चुके हैं। हम पहले ही, लेकिन अभी भी कुछ उठता कदम दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब हम अगर 10 साल ऑलरेडी लेट हैं, तो अब तो मुझे दिख नहीं रहा अगले 10 साल भी कुछ होने वाला है। उस 10 साल तक तो हम सब जो हैं, हम हमारे बच्चे, हमारे आगे की आने वाली जनरेशंस, वो सब क्रिपल हो जाएंगे। नहीं, पोल्यूशन जब बढ़ता है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो मतलब बच्चा अगर घर में है तो वो पोल्यूशन इनहेल नहीं कर रहा है। आपने छुट्टी कर दी, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, आपने ऑड इवेंट कर दिया, तो मतलब हम घर पे हैं तो हम सेफ हैं। अच्छा, जो आप ग्रैब की बात कर रहे हैं बेसिकली, मैम एक बात बताइए, जैसे ऐसा क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक दिन याद आता है कि बहुत पोल्यूशन हो गया है, और सरकार क्या करती है, जैसे मेरे यहाँ चोट लग जाए थोड़ी सी और उसके ऊपर मुझे एक बैंडेड लगा के वो कवर करना है, ग्रैब एटसेट्रा इज कवरिंग दोज थिंग्स। आप बेसिक्स में जा ही नहीं रहे हैं।
कुछ डीजल इंजन की कार्स को बंद करके कुछ दिनों के लिए ऑड इवन लगा के आप क्या सोचते हैं कि पोल्यूशन खत्म हो गया? ये वैसा ही है जैसा हम बचपन में वो स्टोरी सुनते थे ना, शत्रुमुख की स्टोरी होती थी कि उसको हंट करने कोई आ रहा है और वो अपना सर जो है वो रेत में डाल देता है कि भैया अब नहीं आएगा वो, अब नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो हैं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। इससे बेसिस चेंज नहीं होंगे। बेसिस कब चेंज होंगे? क्यों मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्यों आप ये मुझसे सवाल पूछ रही हैं? क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे मैम, हम नहीं, हम से मेरा मतलब मैं और आप नहीं बदलेंगे, कुछ बदलाव हम में और कुछ सवाल पूछने के की हिम्मत कि भैया क्यों नहीं है दिल्ली के मैनिफेस्टो में एयर पोल्यूशन क्यों नहीं है? मैं देखिए सरकारों से तो नई सवाल पूछ सकती कम से कम इस पॉडकास्ट में, लेकिन हमने आपको इनवाइट किया है तो हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके जरिए कम से कम जितनी मदद की जा सकती है खुद की भी और लोगों की भी वो तो करने की हम कोशिश कर सकते हैं। अब मैं अगर सड़क पर निकल रही हूँ, जाना ही है, बाहर निकलना ही है, सांस लेना ही है, तो ये जो N95 मास्क है मैं वो अगर लगा लूँ तो फिर अब कुछ बचाव होगा? ठीक है। आज से कुछ साल पहले मैम हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो धोखा था मैम RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप शायद 20-25 साल पहले, मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, जम्मू से, और शायद आप भी छोटे शहर से आती हूँ, बनारस से। ऑलमोस्ट सभी हम। तो आपको याद है जब हम ग्राउंड में खेल रहे होते थे, खेलते खेलते प्यास लगती थी, हम जाते थे, नलका खोलते थे, हाथ नीचे रखते थे, पानी पी लेते थे। कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई मैम? नहीं। कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई मैम। फ्री वाटर दिया नेचर ने हमको, प्योर फ्री वाटर। हमने क्या किया, उसको बॉटल्स में डाल के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बना के 40-50 रुपए का बेचना स्टार्ट कर दिया। वो पहला धोखा था हमारे साथ। अब दूसरा धोखा हमारे साथ क्या हो रहा है मैम, आप समझिए। हमें बताया जा रहा है कि जो N95 मास्क है और जो एयर प्यूरिफायर्स हैं वो आंसर हैं आपकी पोल्यूशन की प्रॉब्लम का। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले हम आएंगे मैम एयर प्यूरिफायर के ऊपर, एक मिथ्स कुछ बर्स्ट करेंगे। जैसे ये आपका एक स्टूडियो है मैम, एक एयर प्यूरिफायर अगर आप यहाँ लगाती हैं, पहले तो वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ रूम के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे उसके अंदर एक फिल्टर होता है बेसिकली, जिसको HEPA फिल्टर कहते हैं। उसको बहुत ही रेगुलर इंटरवल के ऊपर आपको क्लीन करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज़, जैसे ही वो दरवाज़ा खुलेगा मैम, बाहर की एयर और अंदर की एयर जो होगी वो कॉमन हो जाएगी। बराबर। हाँ। एयर प्यूरिफायर का कोई रोल नहीं रहा एक नॉर्मल इंसान के लिए। किसको रिकमेंड, मैं भी रिकमेंड करता हूँ मैम। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं एयर प्यूरिफायर रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं लंग ट्रांसप्लांट करता हूँ, फेफड़ा प्रत्यारोपण। एक पुराने फेफड़े को निकाल के एक इंसान के अंदर नए फेफड़े लगाए जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बहुत लो किया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। मैं आगे इसके ऊपर बात करूंगी क्योंकि हम तो सोचते हैं कि इंडिया में शायद ट्रांसप्लांट जैसा कुछ है नहीं, लंग ट्रांसप्लांट जैसा नहीं है। उसके लिए अमेरिका, यूरोप जाना पड़ता है। तो हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। वो जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, उनको नया फेफड़ा लगाया जाता है, वैसे पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 महीने के लिए अपने आप को कन्फाइन करिए एक रूम में, वहाँ एक अच्छा एयर प्यूरिफायर लगाइए, उस रूम को बार बार मत खोलिए और आपके पास आने वाले जितने लोग हैं वो मास्क पहन के आए। आप सोचिए, आप अपने आप को इस कमरे के अंदर कितने दिन बंद रखेंगे? 140 करोड़ लोग अपने आप को एक कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर के साथ कितने दिन बंद रख सकते हैं? कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक अच्छा एयर प्यूरिफायर? ठीक बात। हाँ। हम कंट्री नहीं है हम जो हर घर में एयर प्यूरिफायर लगा हो, हर गाड़ी में एयर प्यूरिफायर लगा हो, AC ऑफिस में एयर प्यूरिफायर, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हमें यहाँ से बाहर निकलते ही इसी हवा में सांस लेनी है। सो दे आर टेम्परेरी सोल्यूशन टू अ वेरी परमानेंट प्रॉब्लम। मास्क भी पहली बात एयर प्यूरिफायर। हाँ। वो समझ आ गया। अब आते हैं मास्क के ऊपर। हाँ, मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, मुझे तो ये समझना है। बेसिक मास्क होते हैं 3 टाइप के मैम। हाँ। पहला होता है कपड़े का मास्क, बहुत सारी फीमेल्स भी यूज करती हैं। कुकिंग के टाइम पे चुन्नी बांध लिया, छोटा कपड़े का मास्क आपने बड़ी कॉमनली देखा होगा। या फिर एक सर्जिकल मास्क होता है जो हम सर्जन्स पहनते हैं जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये दोनों ही आपको पोल्यूशन से नहीं बचा सकते क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर इनको आराम से क्रॉस कर लेता है। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोई आपने तड़का लगाया, स्मेल आ रही है, उसमें आपको हेल्प करेंगे। और दूसरा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? अगर मुझे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस है या कोई ऐसी चीज़ है, तो जब मैं खांसूंगा तो मेरे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फैलेंगे। सो मुझे वो मास्क पहन के रखना चाहिए एज ए पेशेंट
और अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया है, अगर आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, आप ये मास्क पहनिए। N95 हमें कुछ हद तक PM 2.5 से बचाता है, PM 10 से बचाता है। उस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोविड में वो मास्क यूज़ किया था, कितनी देर आप उसको पहन के बैठ पाती थी? बहुत सफोकेटिंग होता है और बहुत मुश्किल है। थोड़े टाइम के लिए जब पेशेंट्स COPD मैं के वो पेशेंट्स, सर्जरी वाला तो फिर भी पहन लेती हूँ क्योंकि उसमें उसका कोई रोल नहीं है। हाँ वो सिर्फ आपके मन को वो रखने के लिए और तसल्ली आपको के लिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाने के लिए। हाँ N95 तो बहुत मुश्किल है। N95 पहन के पूरा दिन निकालना, वो पहन के कोई भी ऐसा काम करना जिसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट, श्वास संख्या बढ़े, जैसे एक्सरसाइज करना, वॉक करना, नहीं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं, पर हमने उसके बाद ये भी सुना था कि वो मास्क भी लगाना कैसे गलत है, क्योंकि फिर उससे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हो और फिर वापस उसको ही ले रहे क्या हैं। होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक आप वो मास्क लगा के रहें, कुछ लोग प्रोन होते हैं, उनका CO2 बढ़ जाता है, उन्हें चक्कर वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सोल्यूशन नहीं है। करें तो करें आप क्या? थोड़ी देर के लिए कर सकती हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में निकल रही हैं, आपने N95, और वो ख़राब नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, प्रॉपरली उसको नोज से फिट करना है, हवा कहीं से बाहर नहीं आनी चाहिए, उस मास्क के थ्रू ही बाहर आनी चाहिए, तब जाके वो मास्क इफेक्टिव है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि आप उसको ज़्यादा देर नहीं पहन पाएंगी। तो ये दोनों ही सोल्यूशंस नहीं है। और ये तो फिर वही बात हो गई कि फिर इतना N95 मास्क खरीद भी कौन पाएगा, क्योंकि हम तो इसी की बात कर रहे हैं ना इट्स अ कि कॉस्टली इंडिया में मास्क, शायद 240-50 रुपए का होता है वो। इट्स अ कॉस्टली थिंग, मतलब शायद हो सकता है मैं और आप खरीद पाए, क्या 140 करोड़ लोग खरीद पाएंगे उसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई उपाय मिल जाए, अभी तक के पॉडकास्ट में तो वो सारा ही मुझे लग रहा है उपाय मैं आपको जरूर दूंगा। हाँ। जाते जाते मैं आपको लंग हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन वो क्लाइमेक्स तक हमें पहले रुकना। लोगों को ये तो बताएं कि प्रॉब्लम है भैया। और अच्छा, मैम लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है सरकार की, प्रॉब्लम है बड़े बड़े लोगों की, बिल्डिंग वालों की, इंडस्ट्रियल्स की। क्यों भैया? आप उस में सांस आप ज्यादा ले रहे हैं। इंडस्ट्रीज तो फिर अपने आप को बंद कर लेगा, शायद हो सकता है कमरे में एक बढ़िया सा एयर प्यूरिफायर लगा के। आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम हर हमें उस पब्लिक इंसान की ट्रांसपोर्ट है। का यूज करना है, हमें 100%, ऑटो में, बस में, 100%। रिक्शे पे। मैम बहुत बेसिक चीज़ है। आप और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? मैं आजकल देखता हूँ जितने लोग होते हैं घर में उतनी गाड़ियाँ। क्या करना है मैम इतना सब कुछ? गोइंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। आप, अच्छा मैं आपको एक डिक्टम देता हूँ, आप चलिए, आप अपने सोल्यूशन बोला, एक सोल्यूशन मैं अभी बताता हूँ आपको। आप कुछ मत करिए मैम, अपने 100 मीटर के दायरे को वहाँ देखिए, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स। आपके इस स्टूडियो के बाहर जो रोड है मैम, उसके ऊपर बहुत धूल है। आप सारे लोग मिलके अगर कुछ पैसे खर्च करके वहाँ सीमेंटेड कर देंगे उसको, अगर ऐसा ही ये पूरी सोसाइटी, ये पूरा नोएडा, ये पूरा दिल्ली करेगा, तो आपका जो पार्टिकुलेट मैटर से पोल्यूशन होता है वो 20-30% वहीं फॉल हो जाएगा। क्या करेगी दिल्ली मेरे साथ ये? सो सोल्यूशन हमारे पास है मैम, हम जानते भी हैं, बट हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें मार नहीं रहा। कोविड और इसमें क्या डिफरेंस है मैम, आपको बताता हूँ। कोविड ने एकदम लोगों को मारना स्टार्ट किया, तो हम डर गए, लॉकडाउन लग गया, सब बंद हो गया, सरकारें वॉर फुट पे आ गई। ये हमको रोज मार रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है, इसलिए इससे हम डरते नहीं हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। और कोविड में जितनी मौतें हुई, क्योंकि ये हमारा आगे का टॉपिक है, लेकिन चूंकि आपने कोविड का जिक्र कर ही दिया है, तो कोविड से ज्यादा मौत टीबी के चलते भारत में हुई है। बिल्कुल मैम। और अभी भी उसे रोकने की जितनी कोशिश है, वो जितनी रंग लानी चाहिए थी उतनी रंग नहीं ला पाई है। टीबी में एक प्रॉब्लम है मैम, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं, वो अपना स्वरूप बदल रहा है या अपना टारगेट्स बदल रहा है। जब हम टीबी के पहले पेशेंट्स देखा करते थे, आज से 10-15 साल पहले आपको बता रहा हूँ मैं गंगाराम हॉस्पिटल में था जब, सो बहुत ही लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की डिजीज मानी जाती थी। स्लम्स में जो लोग बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं, उनमें ज़्यादा होती थी। अब पिछले कुछ साल में मैम यंग बच्चे, यंग लड़कियां ट्यूबरक्लोसिस के साथ हमारी ओपीडी में आती हैं। कुछ लोगों से मैंने हिस्ट्री लेने की कोशिश की कि मुझे लगा चलिए ठीक है, हो सकता है जब 1 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 20 हुए, मैंने हिस्ट्री लेने की कोशिश की। उस टाइम मैम ट्रेंड चला था, आपने शायद याद होगा, मीडिया को तो हमेशा याद रहता है, 0 फिगर। हाँ। करीना कपूर या जो भी आप कह लीजिए एक्ट्रेस, ठीक है, 0 फिगर। सो लड़कियां क्या कर रही थी मैम, टीनेज लड़कियां 18, 20, 22 साल की,
they used to follow this trend of attaining this zero figure by not eating at all, not hydrating themselves during the day, so that they lose weight like anything. अभी भी कर रही हैं। even to the extent कि वो vomiting induce करती थी अगर वो कुछ खा लेती थी, ताकि वो चीज़ उनके शरीर में as फैट ना जाए। जब आप ऐसा कुछ करते हैं मैम, जब भी आप अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को बीट करके नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, सो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पकड़ता है। इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसमें ट्यूबरक्लोसिस, फंगल इन्फेक्शंस लंग के बहुत कॉमन है, बिकॉज हमारी एयर में बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेड मटेरियल है। वो अगर आप करेंगे, आपकी मैं इम्यूनिटी इसे और अच्छे से समझना चाहती हूँ कि मतलब हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि किसी को भी टीबी हो सकता है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ। प्रॉक्सिमिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है। आप नहीं जानती मैम कि जब आप एक पूरे बड़े से ऑफिस में काम कर रही हैं जहाँ बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जीडीएस हैं, कौन उसमें से उस एरिया से आया है जो टीबी इन्फेस्टेड एरियाज हैं, और अगर आपकी इम्यूनिटी लोअर साइड पे है ये सब करने की वजह से जो मैंने बताया, सो आप एकदम टीबी पकड़ लेंगी। नहीं, मुझे नहीं पता है, पर सामने वाले को तो पता है ना कि उसे टीबी है या नहीं है। वो घर पे बैठना चाहिए उसको। ये भी एक फैक्ट है मैम, हाँ। कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग टीबी से संक्रमित होते हैं, लेकिन वो कोई सिम्टम थ्रो नहीं करते, तो उनको बेचारों को पता नहीं चलता है। मतलब मुझे खांसी आ रही है तभी टीबी है? थोड़ा हो सकता है कि खांसी आ रही हो, बड़े दिन से आ रही हो, बट वो उसको इग्नोर कर रहा हो क्योंकि उसको फीवर नहीं हो रहा है। एक्यूरेट सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होते हैं रात को फीवर आना, वजन गिरना, हाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा बुखार आना। कई पेशेंट्स में ये सिम्टम्स आते ही नहीं आते हैं, और सिर्फ खांसी है, बलगम खांसी है, वो अपना काम करता जा रहा है। अगर किसी दिन उसने उसका अगर किसी दिन उसने 15-20 दिन के बाद वो बलगम का टेस्ट कराया, उसमें ट्यूबरक्लोसिस निकला, अब तक वो बंदा जो है कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा। और जितने भी ये ऐसी फीमेल्स, ऐसे मेल्स, ये जीरो फिगर, वो डाइटिंग, स्टेरॉइड्स का यूज मैम, जिम्स में पहले क्या होता था, अखाड़े होते थे, पूरा हनुमान जी की मूर्ति लगा के पूजा करके लोग वो किया करते थे, कोई कृत्रिम दवा नहीं खाई जाती थी। आजकल आप देखिए जितनी ये सेलिब्रिटी टाइप बॉडीज लोग बनाना चाहते हैं, कितने ही लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी को ऐसे मारते हैं जैसे उस अखाड़े में एक पहलवान दूसरे पहलवान को मारता है। तो आप सोचिए, जैसे ही वो टीबी संक्रमित एरिया से या उस आदमी के कांटेक्ट में आएंगे, कैसे टीबी बढ़ेगा। तो क्यों टीबी बढ़ रहा है? इस वजह से। अगर हम सरकार की मंशा देखें, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है मैम, वो चाहती है कि 2025 तक इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस लोएस्ट स्टैंडर्ड पे आ जाए। वो हो भी रहा है। अगर आप परसेंटेजेस को देखिए, अगर इंडिया में कोई चीज़ मैं कहता हूँ चलिए 1% से कम हुई, ठीक है, सो हम बहुत खुश हो जाएंगे। 1% कम हो गया, 18% था, 17 हो गया, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब एब्सोल्यूट नंबर्स देखिए, वी आर 140 करोड़ पीपल, 140 करोड़ लोग हैं हम, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे वो लाखों में, करोड़ों में होगा, हज़ारों में नहीं। हम कनाडा नहीं है, हम इंडिया है। तो इसीलिए टीबी के पेशेंट्स, अब जो टीबी पकड़ रही है वो उन पेशेंट्स को पकड़ रही है जिसको आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले वो नहीं पकड़ा करती थी। पर ये भी शॉकिंग है। मैं जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है, मुझे लग रहा है हर चीज़ आप जो बता रहे हैं वो इतनी शॉकिंग है। अब जो जिम जा रहा है लड़का वो स्टेरॉइड ले रहा है, और जो जिम जा रही है लड़की वो डाइटिंग कर रही है। तो इस हिसाब से तो जो मैंने शुरू में कहा था कि हम ये सोच रहे हैं कि हम हेल्दी होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम तो अनफिट हैं। हम उन्हीं सारी चीज़ों को अपना करके अनहेल्दी होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और अनहेल्दी ही नहीं होते जा रहे, बीमार होते जा रहे हैं। We are making ourselves sick. नहीं, बट लड़कियों को लगता है कि हम डाइटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ फ्रूट्स ले रहे हैं, हम सैलेड ले रहे हैं, या इंटिमेट फास्टिंग जो होता है जिसमें हमें 14-16 आवर भूखे रहना पड़ता है। तो क्या ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं बॉडी को? एक्सेसिव डाइटिंग के मैं अगेंस्ट हूँ, नॉर्मल डाइटिंग के नहीं। मैं अभी भी मानता हूँ एज ए डॉक्टर कि हमारी बॉडी जो है, हमारे एक कंसेप्ट है, आप बड़ी कॉमनली आप भी करती होंगी, मैं भी करता था पहले, कि हम सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं। अगर आप हमारे पुराने शास्त्रों में जाएंगी वगैरह, सो हमारे वहाँ पे तब कहा जाता था कि योर बॉडी इज मेड फॉर ओनली 2 मील्स अ डे। हाँ, और सूर्यास्त के बाद तो खाने का जिक्र ही नहीं। सुबह के सूर्य उदय पे खाइए, उसके 2-3 घंटे के बाद खाइए, और फिर सूर्यास्त पे खाइए, बस दैट इज ऑल। अगर आप ये मील प्लान फॉलो करेंगे मैम, अगर आपके पॉडकास्ट से मैं लोगों को बोलूँ लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स, 2 मील प्लान पे आ जाते हैं। सुबह अच्छा नाश्ता करिए 8-9 बजे के करीब, और शाम को 6-6:30 बजे एक अच्छा डिनर करिए।
इससे ज़्यादा आपको ना किसी डाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और प्रॉब्लम की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही। और प्रोसेस्ड फूड को छोड़ दीजिए अपनी डाइट में, जो जंक्स को बहुत छोड़ मुश्किल दीजिए। है। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है मैम, लोग सोचते हैं प्रोसेस्ड फूड का मतलब है अब हमें कल से हर्बल खाना खाना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप खाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जो बहुत कॉस्टली फूड आता है, हर्बल फूड एंड ऑल दोस। आप बेसिक पे अपने आ जाइए, थोड़ा मोटा अनाज खाइए, शुगर कट कर लीजिए अपनी डाइट के अंदर, कोक्स, डाइट्स, चिप्स, ये सब कट कर लीजिए, 2 मील प्लान पे आ जाइए। अगर आपका पॉडकास्ट आज कोई सुन रहा है और वो हेल्दी होना चाहता है, वो मुझसे पूछता है कि भैया 3-4 चीज़ें बताओ, पहली चीज़ क्या बताते हो? 2 मील प्लान पे आ जाइए, मॉर्निंग इवनिंग। आप देखेंगे आप कुछ दिन में जो आप बनना चाहते हैं, मतलब हीरोइन या जो भी एक्ट्रेस को आप फॉलो करते हैं, आप वैसे हो जाएंगे। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैम कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए। पानी हमारे शरीर 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज। सो 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज नेसेसरी, अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है। और ये हाइड्रेशन कॉन्शियस होना चाहिए। प्यास लगने पे पानी हर कोई पीता है, जानवर भी पीता है, बट आपके पास सुविधा है कि प्यास लगने के अलावा भी पानी पीजिए, तो एटलीस्ट 7 से 8 गिलास पानी रोज का आप पीजिए। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शायद मैं एंड में बताता, बट अब टीबी और लंग की बात हो ही रही है, कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करिए। अब वो एक्सरसाइज क्या हो सकती है मैम? सबसे अच्छा कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, जैसे योगा में होता है। एक दूसरा, अपना पोस्चर करेक्शन करिए। अगर आप ऐसे करके बैठते हैं, थोड़ा सा नॉर्मली बैठना स्टार्ट करिए, स्पाइन को सीधा रखिए अपनी, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ऐसे करके बैठते हैं, आप अपने लंग्स को कंप्रेस कर रहे हैं, आप अपने पूरी थोरेसिक कैविटी को कंप्रेस कर रहे हैं। ओह गॉड, अच्छा ऐसे बैठना चाहिए। तो स्ट्रेट बैठना है आपको। पोस्चर से भी लंग्स खराब होते खराब हैं, होते हैं। ये मुझे लगता है इसके पहले मैंने नहीं सुना है। हम लंग्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। अगर हम झुक के बैठे हैं, अगर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, तो मैं अपने लंग्स पे प्रेशर डाल रही हूँ। पोस्चर करेक्शन सबसे पहली चीज़ मैं बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को। आजकल बेसिकली क्या हो गया है, मोबाइल को बहुत ज़्यादा देखने की वजह से लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं फ्लाइट्स में बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, लोग आहिस्ता आहिस्ता झुकते हुए ऑलमोस्ट लेट ही जाएंगे शायद, मुझे लगता है मोबाइल के ऊपर। सो सबसे पहले आप सीधा बैठना स्टार्ट करिए। हम कुछ चीज़ें हम बिल्कुल अगर वापस जाएँ तो आप याद करिए, जब आपको बचपन में कहा जाता, एटलीस्ट मुझे कहा जाता था कि आप मंदिर जाइए, 15-20 मिनट मंदिर में बैठ के, जब आरती होती है तो बैठ के पूरी तरह ऐसे सीधा बैठ के वो आरती करिए। तो मैं सोचता था क्यों ऐसे बिठा रहे हैं, थक जाते हैं। सो वो हमें कॉन्शियसली बताया जाता था कि हमें पोस्चर करेक्शन करना है, हमें सीधा रहना है। अब जब मैंने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया और लंग्स पढ़ने स्टार्ट किए, तब मुझे पता चला जैसे ही आप ऐसे बैठते हैं, आप अपनी लंग कैपेसिटी को 10 to 20% कम कर देते हैं। जैसे ही आप नॉर्मल बैठते हैं, आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। वेरी सिंपल। और हमें ये लगता है कि पनिशमेंट है, हमें किसी ने पनिश किया है, और ऐसे हमें लगता है हम रिलैक्स है। कोई बोलेगा ना कि अच्छा शालिनी तुम रिलैक्स हो जाओ, तो मैं बोलूँ ऐसे बैठो, रिलैक्स हो गए। हाँ, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ कि हमको कुछ ना कुछ कार्डियो अपने एक्टिविटी हमारी उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है, वो साइकिलिंग हो सकता है, वो रनिंग हो सकता है। आप अगर मैदानता हमारे पास आएंगी, सो जितने हमारे पेशेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर है हमारा, तो वो सारे पेशेंट्स पोस्ट सर्जरी ट्रेडमिल पे भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। कैसे पॉसिबल है? मैं आपको कभी दिखाऊंगा, आप आएंगी तो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं उनको ये करने के लिए, लेकिन ये करना पड़ता है उनको, क्योंकि हमने उनके लंग्स पे सर्जरी किया है, उसको काटा है, छोटा किया है, तो हम चाहते हैं कि लंग कैपेसिटी वापस आ जाए उनकी, जितनी लॉस हुआ है सर्जरी की वजह से। सो ये सब कुछ उनको इमीडिएटली फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे कराया जाता है। सो यही चीज़ अगर हम नॉर्मल लोग, जब हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, अगर वो करें तो अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। क्यों? अच्छा, इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लंबा सांस खींच के सांस रोकना। आप जैसे एक ये जो दूसरी चीज़ है, अब आज के आपके पॉडकास्ट से मैं लोगों को बताऊंगा, हम कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो कंप्यूटर पे सारा दिन काम करता हूँ, या मेरा बॉस सामने बैठा है, वो मुझे उठने थोड़ी देगा यार। सो आप क्या करिए, आप यहाँ बैठे हैं, आप एक लंबा सांस खींचिए और सांस रोक लीजिए, और 40 सेकंड तक अपना सांस रोक के रखिए और छोड़ दीजिए। हर घंटे में आप इसको एक बार अपने टेबल पे बैठ के करिए, आपका FEC, FEV1 सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं, जो हमारे पेरिफेरल एरियाज हैं लंग्स के, वो एक्सपैंड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम दबा के जोर से सांस लेते हैं, वो सारे एरियाज एक्सपैंड होते हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन
का प्रवाह जाता है और हमारे लंग्स बेटर होते हैं. दिस इज द सेकंड वे टू डिटॉक्सिफाई योर लंग्स, इंक्रीजिंग योर लंग कैपेसिटी. देखिए दुश्मन जो है वो स्ट्रांग है, उसका नाम पोल्यूशन है, और लंग्स हमारे योद्धा हैं उसके अगेंस्ट. अच्छा. उनको भी तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना. हाँ, तो कैसे? ये सब नोट करने वाली बातें हैं. जल्दी जल्दी कागज कलम आप लोग ले आइए और जो भी सर बता रहे हैं वो फटाफट नोट करते चलिए. हाँ. So, जितना आप अपने लंग को स्ट्रांग करेंगे हाँ. उतना आप उस दूसरे शैतान योद्धा से लड़ पाएंगे. बात खत्म. और ये तो इजी है, हम घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं. आप अपने स्टूडियो में बैठ के कर सकती हैं, कोई ऑफिस में, नहीं, कोई पर डॉक्टर है. वो लोग जो अगर 40 तक काउंट करने तक ना रोक पाए. इनिशियली ऐसा ही होगा सबके अच्छा. साथ. हाँ. ठीक है, आप शुरू करिए 20, 25 जो भी आपका नंबर है, और हर दिन उसको 1 सेकंड इंक्रीज करने की, या हर 2 दिन, हर 5 दिन के बाद उसको 1 सेकंड इंक्रीज करिए. 1 महीने के अंदर आप आराम से 40 सेकंड पहुंच जाएंगे. ओके. और ये प्राणायाम वगैरह, इससे भी फर्क पड़ता होगा फिर? आई एम ए वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ योगा. योगा से ज़्यादा अच्छा साइंस शायद ही भारत ने विश्व को दिया. अब तो हर जगह मैम, आप सदगुरु जी को देखिए, उनको देखिए, इनको हर कोई, रामदेव जी को देखिए, बाहर देखिए आप योगा का क्या. क्योंकि योगा हमारी सांसों की वैल्यूज़ और सांसों के ऊपर ही कंसंट्रेटेड क्रियाएं हैं. जैसे सूर्य नमस्कार है, आप समझिए, अगर आप सूर्य नमस्कार प्रॉपरली करती हैं, जैसे जब सांस अंदर लेना है तो सांस अंदर लेना है, जब सांस छोड़ना है तो सांस छोड़ना है, तो वो एक एक्सरसाइज में आपकी पूरी लंग कैपेसिटी रिस्टोर हो जाएगी. सो योगा 100% करना चाहिए. कार्डियो करिए, पोस्चर करेक्शन करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और अगर आप इतना अच्छा कर सकते हैं सो योगा 100% करना चाहिए. मैं कहीं पर पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप रोज एक बलून भी फुलाते हैं तो उससे भी आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है. अच्छा, ये एक छोटा सा मिथ है. हाँ. बैलून को फुलाने के टाइम पे आप फूक को बाहर फेंक रहे हैं. हाँ. सो आप अपने एल्वोलाई को खाली कर रहे हैं, अपने फेफड़ों के एंड पॉइंट्स को खाली कर रहे हैं. वो भी एक एक्सरसाइज है, बट उससे बेहतर एक्सरसाइज है हवा को अंदर ले रोकना. हवा को बाहर फेंकने से बेहतर है हवा को अंदर लीजिए. हम इसको स्पायरोमीटरी की तरह कराते हैं अपने पेशेंट्स में. आपने देखा होगा, शायद कभी जरूरत ना पड़े आपको किसी सर्जिकल वार्ड में. तो एक बैलून के मीटर्स होते हैं, उसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये बॉल्स को पूरा ऊपर उठाइए और रोक के रखिए. तो वो ऊपर उठा के रोक के रखना, सांस को अंदर खींचना इज ए मच बेटर एक्सरसाइज देन थ्रोइंग इट आउट. ओके. सो बैलून फैलाने के लिए मैं कभी किसी को नहीं बोलता. लेकिन पहले हम आपने- कराते थे. हाँ. जब हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था फिजियोलॉजी का, तो हम जो फुटबॉल ब्लैडर्स होते हैं उसको फुलाने के लिए पेशेंट्स को बोलते थे. फिर हमने जब पढ़ा, उसमें काफ़ी हमने शोध किए, आपस में बात की, तो हमें लगा नहीं, ये बेटर नहीं है, दूसरा वाला बेटर है. अब हमारा हर पेशेंट, आप मेरे वार्ड में आएंगी, डॉक्टर अरविंद के वार्ड में आएंगी, लंबा सांस रोकना है, वो हमारी शक्ल देख के उनको पता चल जाता है ये आ गए हैं हमें देखने के लिए. सारा का सारा वार्ड बैठ के यही कर रहा होता है. So, and it increases your capacity, lung capacity by tremendous values. मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि मेरे लंग्स हेल्दी हैं या नहीं बिना डॉक्टर के पास गए? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग हम इंडियंस की ये मेंटालिटी है कि जब तबीयत खराब हो जाती है हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पहले तो हम नहीं जाते. तो कम से कम वो लोग जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो पॉडकास्ट देखते देखते ही अगर ये समझना चाहें कि मेरे लंग्स हेल्दी हैं या नहीं, तो क्या बिना टेस्ट के हम घर पे पता कर सकते यही हैं? करिए मैम, लंबा सांस खींचिए. हाँ. 45 सेकंड के तक रोक के दिखा दीजिए. हाँ. आराम से कर सकेंगी बिना चेहरे पे कोई शिकन आए हुए, तो आपके लंग्स हेल्दी हैं. ऑलराइट. और ये ड्यूरेशन जितनी कम है, मतलब उतना प्रॉब्लम है आपके लिए, उतना आप जो है, देखिए डेली एक्टिविटीज़ में लोग देखते हैं और लोग जान जाते हैं. ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ना बताए, बच्चे फादर को ना बताएं. होता क्या है, जैसे आप सपोज करिए 2nd फ्लोर पे आपका घर है, तो आप नॉर्मली भाग के चढ़ जाएंगी. पहले कुछ दिन होंगे जब आप नहीं चढ़ पाएंगी, थोड़ी हल्की ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी. ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है. इनिशियल साइंस ऑफ ब्रेथलेसनेस या सांस फूलना, वो एक्टिविटी जो आप नॉर्मली कर पा रहे हैं उसमें. और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप लंबा सांस खींच के सांस रोकिए. 45 इज द कट ऑफ लिमिट, 42 45. अगर ये इससे कम हो रहा है तो आपके लंग्स हेल्दी नहीं है. हम ये सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है. मतलब हमें लगता है कि अच्छा ओके फाइन, पहले तो हम 2 फ्लोर 3 फ्लोर चढ़ जाते थे, आज के 5 साल पहले चल जाते थे और अभी नहीं चढ़ पा रहे हैं या सांस फूल रहे, उम्र भी तो हो गई है. ऐसा हम इंडियन मिलिंद सोचते हैं. सोमन कैसे कर रहा है उसकी भी तो उम्र बढ़ रही है. हाँ. और वो जितनी उम्र बढ़ रही है वो उतना ज्यादा फिट मतलब होता आप जा कह रहा रहे हैं कि लंग्स अगर हेल्दी हैं तो तो 60 है. ईयर ओल्ड भी बिल्कुल. बिना सांस फूले सीढ़ियां बिल्कुल. चढ़ लेगा. मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में ही अक्षय कुमार जी का एक वो देखा, मैंने उनका देखा कि वो
लोग कहते हैं ना हम एडवांस इक्विपमेंट चाहिए हमको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने के लिए, हाँ। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मेरा 9th फ्लोर पे घर है, मैं वो 9 फ्लोर जो है 9 बार चढ़ जाता हूँ, तो 89 बार मेरे वो हो गया, मुझे और क्या चाहिए, मुझे कोई और एक्सरसाइज चाहिए ही नहीं। आप अगर अपनी घर की सीढ़ियाँ 4 बार चढ़ जाएंगी मैडम, तो आपके लंग्स जो है वो हेल्दी हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और सीधी बात, सांस अगर फूल रही है तो इसका मतलब लंग्स आपके अनहेल्दी हैं, कुछ फिर जरूरत है या इलाज की। आपके हार्ट के साथ या लंग्स के साथ। देखिए पिछले जो 15-20 साल थे ना मैम, वो हार्ट के थे, हार्ट सर्जन, हार्ट सब कुछ। अगले 20 से 25 साल जो हैं वो लंग्स के हैं। और एक बीमारी ने, कोविड ने आप लोगों को ये बता दिया, लोग सोचते ही नहीं थे कि उनके फेफड़े हैं अंदर लगे हुए और उनकी क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही कोविड आया, कोविड ने ये पूरा का पूरा आयाम चेंज कर दिया। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या कोविड ने कुछ अच्छा भी किया, तो ये शायद एक चीज अच्छी की कोविड ने, कि हार्ट के अलावा हम और भी अंग हैं हमारे, और हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हार्ट के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट बराबर का लंग जो है वो आपका लंग है। क्योंकि हम पहले लंग कैंसर की बात कर चुके हैं, आपने एक छोटा सा ब्रीफ इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को दिया था, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि लंग कैंसर किस स्टेज पर है, या मुझे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ या नहीं बढ़ रही हूँ, ये कैसे पता चलेगा? मैम लंग कैंसर एक बहुत ही ड्रेडफुल बीमारी है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि उसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है और बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों को मारता है। अब कोई भी ऐसा इंसान है, स्मोकर नॉन स्मोकर छोड़ दीजिए, वो डिस्टिंक्शन ही खत्म हो गया। कोई भी ऐसा इंसान है जिसको रिसेंट ऑनसेट ब्रेथलेसनेस हो रही है, मतलब अभी कुछ दिनों में किसी काम में जो वो नॉर्मली कर पाता था उसको ब्रेथलेसनेस होने लगी, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अपने फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट या सर्जन के पास कब जाना है। ब्रेथलेसनेस हो रही, बलगम में थोड़ा सा भी खून आया मैडम, इमीडिएटली अपने फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट, नियरेस्ट थोरैसिक सर्जन, इनको कांटेक्ट करिए। छाती में दर्द होना स्टार्ट हो गया बिना किसी कारण के, भारीपन लगने लगा एक तरफ पे बहुत ज़्यादा, इमीडिएटली आप, जैसे ही आपकी ये एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, आप अपने फिजिशियन के पास चले जाइए। हम क्या करते हैं मैम, जब कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें यूजली स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है या लॉन्ग टर्म पोल्यूटेड एरिया में रहने की हिस्ट्री होती है, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हम एक चेस्ट एक्सरे कराते हैं उसका। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, हमें मोटा मोटा समझ आ जाता है, इट्स नॉट ए वेरी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, पर हमें समझ आ जाता है कि हम क्या डील करने लगे। अगर उसमें हमें कोई गांठ दिखे, फिर आगे की एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती हैं, जिसमें सीटी स्कैन, पेट स्कैन, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर कंफर्म करने के लिए अगर हमको वो मिलता है वैसा कुछ, बायोप्सीज कराई जाती हैं, जिसमें सुई की जांच की जाती है। ये जांच करने के बाद हमें पता चलता है किस टाइप का कैंसर है। फिर एक पूरी गोष्ठी बैठती है, पूरे डॉक्टर्स का एक ग्रुप बैठता है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, थोरैसिक सर्जन्स होते हैं। इसको आपने सुना होगा, ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड बैठता है, वो उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक इलाज को चॉक आउट करता है कि आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्ष, आप इसकी सर्जरी कर दीजिए, सर्जरी करके इसके लंग का खराब पार्ट निकाल दीजिए, इसके बाद हम कीमो देंगे, या पहले हम कीमो दे देंगे फिर आप ये सर्जरी करिए। तो बहुत सारे सैंडविच थेरेपीज वगैरह हम प्लान करते हैं उस इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से, और फिर उसकी अगर सर्जरी करनी हो तो फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी भी हम कई प्रकार से करते हैं मैडम। पहले हम जब आज से 15-20 साल पहले ऑपरेट करते थे, हम चेस्ट को पूरा खोलते थे, हमारे हाथ अंदर जाते थे और वो उस एरिया को निकालना या जो भी आपको वहाँ सर्जरी करनी है वो की जाती थी। अब आजकल भारत भी अत्याधुनिक हो चुका है, हम यही सर्जरी छोटे छोटे 3 छेदों से, जिसको वैट्स कहते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी या थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, उसके द्वारा कर पाते हैं। या फिर आजकल मोस्ट एडवांस जो है रोबोटिक सर्जरी, जिसमें रोबोटिक आर्म्स की मदद से, जो बिल्कुल मेरे हाथ की शेप की होती हैं बट मिनी छोटे छोटे होते हैं, वो जाके हमारी छाती में पोर्ट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। हाँ। और अंदर वही सर्जरी जो हम बड़े बड़े इंसिजन्स देके करते थे वो कर पाते हैं। भारत में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लोगों को लगता है कि शायद इसके लिए यूरोप जाना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस समय भारत के कई अच्छे अस्पतालों में ये सर्जरीज बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं। और फ़ायदा क्या होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पहले किसी ज़माने में हमारे पेशेंट को इतनी बड़ी सर्जरी करने के बाद एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता आईसीयू में रखा जाता था, पेशेंट उठ नहीं पाता था। अब मेरा पेशेंट अगले दिन सुबह ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा होता है और 5-6 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। सो
लोग पूछते हैं मैम, ये तो हर कोई पूछता है, जो भी बीमार पड़ता है वो पूछता है मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कब वापस जा पाऊंगा, मैं कब अपने परिवार के लिए दोबारा पैसे कमा पाऊंगा, तो मुझे इसका जवाब तो उसको देना है ना। सो यही तरीके हैं अपनाने के, जिसको हम मिनिमली इन्वेजिव दूरबीन की सर्जरियाँ, रोबोट की सर्जरीज कहते हैं, उनको करने के कारण अब इन लोगों को हम जल्दी से जल्दी इनकी दिनचर्या में वापस भेज पाते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें मुझे समझ में आई। एक तरफ तो आपने बताया कि भारत इतना एडवांस हो चुका है कि हम इतनी बड़ी सर्जरीज भी कितना इजी कर पा रहे हैं, और उसके ठीक पहले आपने ये कहा था कि लंग कैंसर से मौत का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। लंग कैंसर में प्रॉब्लम क्या है, लंग कैंसर डिवाइडेड है 4 स्टेजेस के अंदर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 3 तक, अर्ली 3 तक आप सर्जरी करके पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। जैसे ही पेशेंट स्टेज 4 पे आता है, जो वो क्योर नहीं हो सकता, उसको कुछ दवाइयां देके आप कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज अ पैलिएटिव वे ऑफ ट्रीटिंग। तो मैं ये मानूं कि ज्यादातर केस आपके पास 4th स्टेज वाले आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास बहुत सारे केसेस अब ना स्टेज 4 के आने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज बढ़ रही है हमारी, मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, पोल्यूशन, स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होके, और इग्नोरेंस अमंग्स पीपल। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैडम? हिंदुस्तान के लोग अपनी हेल्थ को लेके, उनके पास हर चीज़ के लिए टाइम है, शादी के लिए है, पब के लिए है, मूवी देखने के लिए है, बट अपनी हेल्थ के लिए उनके पास ना ही टाइम है ना ही बजट है। तो वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं। सांस फूल रही होगी यार, बूढ़ा हो रहे हैं, फूलनी है, ठीक है, थोड़ा हल्का ब्लड आ गया, सुबह ब्रश किया होगा, जोर से लग गई, आ गया होगा, चलो अगले महीने देखेंगे, ठीक है। वो अगला महीना जो है वो कभी आ भी नहीं पाता है, ऐसा भी होता है। हाँ, इसके अलावा डेली बेसिस पे आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को करें या इन चीज़ों को ना करें? क्योंकि हर कोई बहुत बिजी है आज के टाइम में, और घर, ऑफिस, बाकी जिम्मेदारियां तो उनके बीच में, आपने वैसे भी कहा कि हमारी तो टेंडेंसी है इंडियंस की कि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं लोगों को कि ये काम तो ज़रूर ही करो? मैम, क्या ना करें? तो स्मोकिंग नहीं करिए, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, 20 सिगरेट आप वैसे पी रहे हैं, 20 और पिएंगे, ऊपर 40 हो गए। हाँ, क्योंकि ये पहले रह गया था मामला, ई सिगरेट भी तो चल गई है ना आजकल की। हाँ, ठीक है, वो कहाँ रहेगी? हाँ, तो ई वेपिंग जिसको आप कहते हैं, राइट। मैम, वेपिंग एक बड़ी स्टोरी अच्छी है इसकी, कि एक चाइनीज़ फार्मासिस्ट था, वो बहुत सिगरेट पीता था, उसको लगा नहीं यार सिगरेट तो बहुत गंदी चीज़ है, मैं वेप बनाता हूँ। हाँ। सो उसने सोचा कि एक सेफर ऑप्शन वेप बनाते हैं। वो सेफर ऑप्शन कहीं भी नहीं था, ईथर जलता है उसके अंदर, और ईथर से बहुत सारे एरोसोल्स निकलते हैं जो आपके लंग्स को, और ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सिगरेट में एटलीस्ट वो फिल्टर तो लगाया है ना सरकार ने पीछे, और उसके डब्बे के ऊपर इतनी बड़ी वार्निंग तो दी है ना डराने के लिए। वेपिंग एक टोटली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। ये आपके हो सकता है बाहर एक छोटा सा खोखा लगा के वो वेपर्स बना रहा हो कोई, ठीक है, ये इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है आपको ये बनाने के लिए। कोई सर्टिफाइड नहीं, इंडिया में बैंड है। 2019 में जो एक रूल पास हुआ उसके हिसाब से वेपिंग अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं पकड़े गए, हाँ। 1 लाख रुपए का जुर्माना है, और अगर आप ऑफेंडर, सीरियर ऑफेंडर हैं तो 3 साल की सजा और 3 लाख। ओह माय गॉड, लेकिन ये धड़ल्ले से हो रहा है। मैं अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो यूज करते हैं। हाँ, इट इज इलीगल इन इंडिया, पहली चीज, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। चलिए, अब जो कर रहे हैं उनको मैं बताता हूं। आप अगर कर रहे हो तो सुन लो आप ये डॉक्टर साहब की बात ना, कि ये इलीगल भी है, सेहत के लिए क्या खराब है वो तो आगे वो बताने ही वाले हैं। वेपिंग इज मच मोर डेंजरस, क्योंकि अनरेगुलेटेड है, आपको पता ही नहीं है उस वेपिंग के उसके अंदर उसने क्या डाला हुआ है, वो कौन से एरोसोल्स हैं, वो लेड है, वो आपके फेफड़े को इतना डैमेज कर सकते हैं, इतना डैमेज कि आप 24 घंटे के अंदर अपने घर से आईसीयू तक पहुंच सकते हैं। सो वेपिंग इज सो डेंजरस। 24 आवर्स अगर आप कंटिन्यूस वेप कर रहे हैं, नाइट पार्टी है आपकी, आपने हाँ। वेपिंग किया, मैंने 24 घंटे के अंदर पेशेंट्स को न्यूमोथोरैक्स और ऐसी बीमारियों के साथ हमारी इमरजेंसी के अंदर आते हुए देखा हुआ है। सो वेपिंग इज मच मोर डेंजरस देन आपकी सिगरेट स्मोकिंग। इट्स अ कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री, आपको पता ही नहीं है वो क्या डाल रहा है, क्या चॉकलेट वेपर और ये वेपर, हुक्का बार्स, माय गॉड, दिस इज। छोटे शहरों में भी अब तो हाँ चल गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। लोग सोचते हैं कि वो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे वो हुक्का पीते, अरे वो ओपन एयर में थे, चलो वो, और वो गलत कर रहे थे एक तरीके से। हाँ। आप उस गलती को मतलब अब फैशनलाइज कमर्शलाइज कर रहे हैं आप उसको। दिस इज किलिंग आवर जनरेशन। वो हुक्का बार आप उसके अंदर घुसिए, वहाँ का AQI कम से कम 20,000 के ऊपर होता होगा। आप उसी में कम से कम 4 से 5 घंटा सांस लेते हैं, आप सोचिए आपके लंग्स का क्या हाल है। 6 महीने का जितना प्रदूषण था वो 1 घंटे में चला गया भीतर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मैम, इंडिया के एक बहुत बड़े
ब्यूरोक्रेट हैं जिनके सुपुत्र जो थे वो एक हुक्का बार के अंदर 24-25 घंटे पार्टी किया, उन्होंने कॉन्टिन्यूस वेपिंग किया और उसके लंग्स जो हैं कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। बड़ी मुश्किल से कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके उस पेशेंट को, आज से कुछ सालों की पहले की बात है, उसको कनाडा शिफ्ट किया गया विद ऑल द ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंसेस और वहाँ जाके उस पेशेंट का लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ा क्योंकि लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे उसके। सो आप सोचिए कि वो तो चलो ब्यूरोक्रेट था, उसने जो भी अपना पावर, और एक आम आदमी जो बेचारा कपड़ा बेचता है उसका बच्चा जब ये कर रहा है वो क्या करेगा? इज गोइंग टू लूज द चाइल्ड। तो पहली बात जो गांठ बांध के रखनी है कि स्मोकिंग भी नहीं करनी है और उसके ठीक है डन। दूसरी चीज़ कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड ज़रूर करनी है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे व्यायाम हो, जिम हो, विदाउट स्टीरॉइड्स हो। और 2 मील प्लान पे आ जाइए, मॉर्निंग और इवनिंग खाइए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, अपने आसपास बहुत सारी ग्रीनरी रखिए। जितने ये आपके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ये बहुत अच्छा ऑक्सीजन आपको सप्लाई करते हैं, आपको बहुत सारे एयर प्यूरीफायर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मदर इन लॉज टंग और आप कहीं भी पढ़ लेंगे किसी भी अच्छी साइट पे जाके, जितने बड़े पौधे होते हैं जिसके पत्ते बड़े होते हैं वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वैसे प्लांट्स अपने आसपास लगाइए। अपने 100 मीटर के एरिया को क्लीन करने की कोशिश करिए मैडम, उसको पक्का करने की कोशिश करिए, कार पूलिंग करिए, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, कुछ तो कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से होना चाहिए। और दूसरा, सरकार से सवाल पूछिए। जब अगली बार आपके दरवाजे पे वो वोट मांगते नहीं आए तो उनको पूछिए हमारे एयर पोल्यूशन के लिए आपके पास क्या पॉलिसीज हैं अगले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर आप इतना भी करेंगी तो आपने एटलीस्ट अपने मन का काम कर लिया। नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने जा रही हूँ तो फॉर श्योर, क्योंकि वैसे भी अब तो दिल्ली में इलेक्शन है, तो ये सवाल ज़रूर मैं पूछने जा रही हूँ। एक सवाल मेरा आपसे और है, ये मैं फोटोग्राफ्स देख सकती हूँ क्या? जी। आपने हालांकि नाम नहीं बताया कि ये कौन से शहर के ये पिंक वाले लंग्स हैं, जाना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं समझ सकती हूँ ये कोई पहाड़ी एरिया शायद होगा, हिली एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ कम चलती हैं, AC की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, जिन जगह पे फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, तो इतना हम समझ सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पॉसिबल है अगर मेरे लंग्स ऐसे हो गए हैं, हो ही गए फॉर श्योर, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं तो दिल्ली NCR में रह रही हूँ, तो मेरे लंग्स ऐसे हो गए, ये ऐसे हो जाएं, संभव है? अगर आप स्मोक करते हैं तो अगर आप स्मोकिंग रोकेंगे तो 4-5 साल में स्मोकिंग के जो इफेक्ट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर आप दिल्ली में रहते हैं जहाँ ये कांस्टेंट पोल्यूशन है, या फिर नॉर्थ इंडिया के किसी भी सिटी में, कानपुर वगैरह में रहते हैं, तो ऐसा हमारी लाइफ में अब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मैं जो भी आज कह रहा हूँ मैम, या मैं आपके लिए और अपने लिए नहीं, हमें एक्ने स्कार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना ये तो वापस ऐसे हो जाएंगे, बाल झड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम वापस तेल वेल लगा लेंगे ठीक हो जाएंगे, हमें बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम, तो हम दवा खाते हैं वापस, तो लेकिन कोई जरिया नहीं है कि अगर आपके लंग्स ऐसे हो गए हैं तो आपको डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि वो वापस ऐसे हो जाएं, खासकर अगर आप नॉर्थ एरिया में दिल्ली के 4-5 साल आपको शहर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसी जगहों पे रहना पड़ेगा जहाँ पे ये ऐसा ना होता हो। तो थोड़े जो चेंजेस हैं, वो कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं लंग में वो ठीक नहीं हो सकते, बट हाँ चांसेस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर वगैरह जो है काफ़ी कम हो जाता है अगर आप स्मोक और पोल्यूशन को अपनी लाइफ से हटा सकें। ये जो बात आज हम कर रहे हैं ना मैम, ये मैं अपने लिए और आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बड़ी ये मैं कर रहा हूँ शायद हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। जो आज सुबह मैंने आपको बताया सफदरजंग में पहला सांस लिया जिसने, उसके लिए ये पॉडकास्ट है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने फेफड़े खराब कर चुके हैं। ये फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ों में हवा भर जाना, ये क्या होता है मैम? ये डिफरेंट फेफड़ों की डिजीजेस हैं। जैसे पानी भर जाना प्लूरल इफ्यूजन होता है। इंडिया में मोस्ट कॉमन 2 कारण जो हैं इसके, वो है ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा कारण है निमोनिया। आपने बड़ी कॉमनली सुना होगा, किसी को निमोनिया हो गया, उससे फीवर हो रहा है। उन पेशेंट्स में सिन्निमोनिक, मतलब उस निमोनिया की वजह से आसपास थोड़ा पानी भरना शुरू हो जाता है फेफड़े के, और किसी कारणवश अगर वो पानी जो है इन्फेक्ट हो जाए तो इसको एम्पाइमा कहते हैं। एम्पाइमा होता है छाती में पस पड़ जाना। इस पस का भी इलाज हम सर्जरी से ही करते हैं, जिसको दूरबीन की वैट सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम इस पस को पूरा क्लीन करते हैं। फेफड़े के ऊपर लेयर जम जाती है उसको निकालते हैं, फेफड़े के अंदर लेयर जम जाती है उसको निकालते हैं, और फेफड़े को वापस अपने तरीके से रिस्टोर करते हैं, जिसको डीकॉर्टिकेशन कहते हैं। हवा भर जाना न्यूमोथोरैक्स होता है। इसका भी बहुत बड़ा रोल स्मोकिंग का है। जो यंगस्टर स्मोक करना स्टार्ट करते हैं 15-16 साल की उम्र में, तो उनके फेफड़े में छोटे छोटे गुब्बारे बन जाते हैं, और ऐसा ही कोई जब गुब्बारा फटता है तो पूरे के पूरे फेफड़े और छाती के बीच में हवा भर जाती है।
इस बीमारी को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मतलब ये इतना खतरनाक हो सकता है कि उस हवा की वजह से आपका हार्ट बंद हो जाए एकदम, ठीक है। Okay. तो इसमें इमीडिएटली आपको अपनी इमरजेंसी में क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है, एक्सक्रूशिएटिंग, यंगस्टर है आपका, यंग लड़का है, बहुत दिन से सिगरेट पी रहा है, एकदम एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, जैसे किसी ने स्टैब किया है उसको इमीडिएटली आप सामने वाले अच्छे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके जाइए। उसको एक चेस्ट ट्यूब पड़ेगी, चेस्ट ट्यूब के बाद फिर देखा जाएगा उसके साथ क्या करना है, क्योंकि आपकी इमरजेंसी खत्म हो गई, मतलब वो हवा बाहर निकल गई। अब उसमें दूरबीन की सर्जरी और बाकी चीज़ें आगे की जा सकती हैं, जिसको वैट्स कहते हैं, और उस पेशेंट को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। बट उसका भी अब आप एक चीज़ देखिए कि मूल कारण क्या है, स्मोकिंग। क्योंकि जितनी ये स्मोकिंग है ये हमारे लंग के इको टेक्सचर, जो पैरेन्काइमल चेंजेस, मतलब उसके फेफड़े में बदलाव लाना स्टार्ट करती है। बहुत कॉमन बदलाव, फेफड़े में छोटे 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 गुब्बारे जैसे बन जाना, जो कभी ना कभी फटते हैं और न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। हालांकि ऐसे मेरे व्यूअर की संख्या बहुत कम होगी जिनके लिए मैं अगला सवाल पूछने वाली हूँ। हमने स्मोकर नॉन स्मोकर के लिए तो सवाल पूछ लिया, लेकिन ये तो सिगरेट तक ही सीमित रह गया ना। वो वीड वगैरह लेने वाले जो लोग होते हैं पंजाब में और नॉर्थ में इस टाइम पे बहुत कॉमन होता जा रहा है। हाँ। जितना भी उससे दो प्रॉब्लम्स हैं जो आप बेसिकली पूछ रही हैं, वीड और ड्रग्स, हाँ। है ना। वीड भी उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग। ओके। क्योंकि आप स्मोक तो ले ही रहे हैं, उसके साथ आपको फूकना पड़ रहा है। मैं ऐसा सोच रही थी कि वीड शायद ज्यादा खतरनाक है। ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी वो डैमेज कर रहा है। और जो ड्रग्स हैं जो आईवी लिए जाते हैं, जो कृत्रिम रूप से नसों के माध्यम से लिए जाते हैं, उससे जितना ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ये वो सिरिंज को कॉमनली यूज़ करते हैं। तो जितनी आपने ये बीमारियां सुनी हैं, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, ये बहुत फैलता है उनमें, उनकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। साल भर आप ये काम करेंगे, इम्यूनिटी ज़ीरो हो गई, फर्स्ट इन्फेक्शन उनको होता है, दे लैंड अप इन एन ICU। मतलब वो तो डेथ सेंटेंस है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे उन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप उनको कोई दवाई भी देना चाहेंगे, बॉडी की इम्यूनिटी ही इतनी नहीं होगी कि उस दवाई को वो विथस्टैंड कर पाएगी। वीड्स, ड्रग्स, IV ड्रग्स किलर्स हैं। ये तो उससे अच्छा है फांसी लगा के आप सुसाइड ही कर लीजिए, ये लेने से अच्छा है। यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूँ, अगर ये लेने का किसी को मन कर रहा है, अपने माँ बाप की और अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, इससे अच्छा मर जाओ जाके। क्योंकि वो जो मौत होगी वो आपको और आपके पूरे परिवार को क्षण क्षण मारेगी। ठीक है, आपका जो आपके पिता होंगे, आपकी जो माता होंगी, वो एक एक सेकंड आपको देखेंगी कि आप जा रहे हैं। मैं हमेशा मेरे पॉडकास्ट में बात करती हूँ हवाई जहाज़ की, और हम टेक ऑफ अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, लैंडिंग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। तो उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ कि हमने जितनी बातचीत की है उससे सबकी लाइफ में, किसी की लाइफ में क्रैश लैंडिंग ना हो और आराम से उनकी ज़िंदगी सेफ चलती रहे। ऑटो पायलट मोड में मैं अगर कहूँ एक तरह से चलेगी, अगर आपकी बातों को हमने मान लिया। कुछ सवाल मेरे पास और हैं जो मिथ्स हैं मुझे लगता है लंग्स को लेकर, हालांकि इनमें से बहुत का जवाब आप दे चुके हैं, ये 4-5 सवाल हैं, पर मैं चाहती हूँ हम एक क्विक राउंड की तरह इसको करें और आप फटाफट मुझे इसका जवाब दें। लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर को ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, 50-50 हो चुका है ऑलमोस्ट, नॉन स्मोकर स्मोकर। बीमारी अगर मुझे कोई डायग्नोस हो गई तो उसके बाद तो स्मोकिंग बंद करना वेस्ट है, क्योंकि अब तो बीमारी हो ही गई है। नहीं, आप स्मोकिंग बंद नहीं करेंगे तो आपका इलाज करना मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। ना ही कोई सर्जरी हो सकती है स्मोकर पे, और ना ही कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की उसको लगेगी जाके। सो स्मोकिंग हैज़ टू बी स्टॉप द डे यू फाइंड आउट दैट यू हैव अ डिजीज। टीबी जेनेटिक होती है? जेनेटिक नहीं है, हमारी हवा में है, हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमें होती है। इंडिया में बहुत कॉमन है, बढ़ रही है, एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंसिडेंस कम हो रहा है, पर एब्सोल्यूट नंबर बढ़ रहे हैं। और जो टारगेट पॉपुलेशन है वो स्लम से लेके अब एडवांस हाई लेवल सोसाइटीज तक पहुंच रही है। एक बार मुझे टीबी की वैक्सीन लग गई तो अब मुझे टीबी नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। टीबी की वैक्सीन जो है हम सबको लगती है, उसके बाद भी हम सबको टीबी होने के पूरे चांसेस होते हैं। खांसी अगर नहीं आ रही है तो लंग कैंसर नहीं है? कोई नहीं कह सकता। कोविड में जब हज़ारों CT स्कैन हुए लोगों के, जो ऐसे ही कराए गए, मतलब किसी को लगा कि उसको कोविड हो गया, उसने CT करा लिया, हमने कम से कम 10 से 15% ऐसे गांठें पकड़ी फेफड़े के अंदर उन लोगों की जिसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, और वो लंग कैंसर निकला। सबसे कॉमन सिम्टम लंग कैंसर का कई बार होता है कोई सिम्टम ना होना। माय गॉड, तो ये सारे जो मिथ्स हैं लंग्स को लेकर के, उनका भी बड़ा शानदार तरीके से आपने जवाब दिया। और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आपकी जितनी सलाह है लोग उसे माने, तभी उसका फ़ायदा होगा।
वरना तो पॉडकास्ट मुझे लगता है ये सिर्फ बातों बातों की में ही रह बात रह जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आने वाले समय में आप अपनाने वाले हैं। वो सारी रेमेडीज़ जो आपको डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी, वो सारी बातें जो आपको बताई, वो कितने काम की है और आप उसका कितना इस्तेमाल करने वाले हैं, ये प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। क्या कमेंट सेक्शन में अगर हमारा कोई व्यूअर अपनी तकलीफ लिखता है तो सर आप उसका रिप्लाई करेंगे? 100%। ओके तो 100% आपको रिप्लाई भी मिलने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी बात कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन, आप आए और इतनी आसान भाषा में, क्योंकि जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है ना बड़ी टिपिकल होती है, हमें नहीं समझ आती। मुझे समझ आई है तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। आपकी और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से, मेरी तरफ से और डॉक्टर्स फॉर लंग क्लीन एयर लंग केयर फाउंडेशन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।